दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है कर्नाटका में एक जगह है चिकमंगलुरु और वहाँ पर एक जगह है कुदूर। यहाँ पर एक फैमिली रहती है डॉक्टर रेवंत की, जिनकी उम्र 35 साल है। पत्नी कविता उम्र 31 साल और एक उनका 10 साल का बेटा और एक छोटी सी 6 महीने की एक बेटी है। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। 17 फरवरी 2020 को डॉक्टर रेवंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उनके घर में किसी ने लूट-पाट की कोशिश करी है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और मेरी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस आनन-फानन में डॉक्टर रेवंत के घर पहुंचती है और वो जाकर वहां देखती है कि जो उनकी पत्नी कविता है, चाकू से उनका किसी ने गला काट दिया है और खून बह रहा है और सारा सामान घर का उथल-पुथल पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि लूट-पाट का मामला है और कविता ने विरोध करा होगा और उसी बीच उनके गले पर किसी ने चाकू मार दिया। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। क्राइम सीन को सील करती है और अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है। अब 17 फरवरी 2020 को क्योंकि ये हादसा हुआ था, क्राइम हुआ था, उसके बाद डॉक्टर को पूछताछ के लिए 21 फरवरी को बुलाया जाता है, 21 फरवरी 2020 में। और पूछताछ के बाद उनसे कहा जाता है कि आप 22 फरवरी को यानी कि कल फिर से आना, कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें आपसे पता करने हैं। इसी बीच पता चलता है, क्योंकि 17 फरवरी को ये हत्या और लूटपाट हुई है, उसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 22 फरवरी को, जिस दिन उनको पुलिस स्टेशन पहुंचना था, उस दिन पुलिस के पास एक सूचना आती है कि एक व्यक्ति है जिसकी लाश रेलवे ट्रैक पे पड़ी है। पुलिस आनन-फानन में वहाँ पहुँचती है और लाश को वहाँ से बरामद करती है। तो जो लोग वहाँ पर चश्मदीद थे वो बताते हैं कि ये व्यक्ति किसी से फ़ोन पर बात करते हुए आ रहे थे और अचानक इन्होंने फ़ोन काटा और चलती हुई ट्रेन के आगे कूद गए। मतलब चश्मदीद का कहना ये था कि उन्होंने आत्महत्या की है। अब पुलिस ने जब उनकी पहचान करी तो वो डॉक्टर रेवंत थे और पुलिस को बड़ा अजीब लगता है कि अभी 5 दिन पहले इनकी पत्नी की हत्या हुई है और घर में लूट-पाट हुई है और जितने भी उनके जानने वाले थे, पड़ोसी रिश्तेदार थे, सबको लगता है कि रेवंत इतना प्यार अपनी पत्नी से करते थे कि उसकी मौत के बाद वो इतने सदमे में और इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अपनी भी जान दे दी। अब डॉक्टर साहब का मोबाइल चेक करा जाता है कि आखिरी कॉल किसको हुई है। तो उन्होंने आखिरी कॉल करी थी एक हर्षिता सुदर्शन नाम की महिला को, आर नगर बेंगलुरु में। अब पुलिस उसी नंबर पर दोबारा से फ़ोन करती है, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाता। पुलिस ऑफिसर एक टीम गठित करते हैं और हर्षिता सुदर्शन के पास पुलिस को वहाँ पर भेजते हैं। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है तो हर्षिता के घर के आगे भीड़ लगी हुई है। जानकारी लेती है तो पता चलता है कि हर्षिता ने पंखे से लटक कर अपनी अपनी जान दे दी है और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उनके पति ने उनके साथ बहुत मारपीट करी और उनको बहुत टॉर्चर करता था और उनकी मौत का जिम्मेदार उनका पति है और इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। अब पुलिस वहाँ से भी खाली हाथ लौटती है। इसी बीच कविता की, जो डॉक्टर की पत्नी थी, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पुलिस अपनी तफ्तीश कर ही रही थी। तो कई सारे सवाल पुलिस के जहन में थे जिनका पुलिस को सही से जवाब नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले पुलिस वहाँ पर देखती है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो डॉक्टर साहब के घर के बाहर बिल्कुल सही जगह पर कहीं कैमरा लगा हुआ था, तो वहाँ पर कोई उनके घर नहीं गया और नहीं वहाँ से बाहर आया। और जो पोस्टमार्टम की में मौत का टाइम आता है, वो वही टाइम आता है जिस टाइम डॉक्टर साहब घर के अंदर थे। और दूसरा, जब डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि उस वक्त आप लोग कहाँ थे, तो डॉक्टर साहब ने ये बताया था, जो उनके बयान दर्ज थे, जो लिखे हुए थे, उन सारे रिकॉर्डों को देखा जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो घर से दोपहर में निकले थे और उसके बाद वो स्कूल जाते हैं और बच्चे को घर छोड़ते हैं और उसके बाद वो अपने ऑफिस चले जाते हैं और शाम को जब वो आते हैं तो देखते हैं कि घर सारा तितर-बितर बिखरा हुआ पड़ा है और उनकी पत्नी का शव ज़मीन पे पड़ा है। और इस चीज़ को जो पुलिस वेरीफाई करती है तो वहाँ पर देखती है कि सीसीटीवी में कोई नाम के घर आया है ना गया है। और जब बच्चे से पूछताछ होती है तो बच्चा बताता है कि 17 फरवरी को पहली बार जो डॉक्टर साहब हैं, यानी कि बच्चे के पिता, बच्चे को स्कूल लेने गए थे। उससे पहले वो उसको लेने कभी नहीं गए और जब वो छोड़कर उसको घर पे छोड़कर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी माँ थी ही नहीं, कविता वहाँ पर थी ही नहीं। तो अब दूसरी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ आई थी
कि पेट के नीचे 2 निशान थे, जिससे वो बताते हैं कि उनको कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया गया था जिससे मरने के बाद या जो गला कटने के बाद खून ज़्यादा ना निकले। और क्योंकि खून इतना निकलता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है या घर के बाहर निकल सकता है, तो पहले ही ऐसे इंजेक्शन लगाए गए थे जो ज़्यादा खून ना निकले और खून वहीं का वहीं जम जाए। और ये बात सिर्फ कोई डॉक्टर ही इस चीज़ को कर सकता है, कि कोई भी अगर चोर या बदमाश है घर के अंदर लूट-पाट के लिए आएँगे, तो वो इतना ध्यान नहीं देते कि पहले हम इंजेक्शन लगाएँगे और उसके बाद हत्या करेंगे। और वो तो आएँगे और जो भी उनके बीच में आएगा, पहली कोशिश तो उनकी भी यही होती है कि हत्या ना हो, क्योंकि चोरों को भी इस बात का पता होता है कि अगर हत्या हो गई तो पुलिस हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी और चोरी को इतने सीरियस वो लेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट डॉक्टर साहब के घर पुलिस को नहीं मिलते, जिससे उनको लगता है कि जो भी यहाँ पर आया था तो उसने हाथों में दस्ताने भी पहने थे। तो यहाँ पर भी पुलिस को शक होता है कि चोर इतने शातिर नहीं होते कि चोरी करने के लिए भी वो फिंगरप्रिंट का ध्यान रखेंगे। तो वो आएँगे और चोरी करेंगे और जाएँगे, क्योंकि छोटे-मोटे इलाके में जो छोटे-मोटे चोर होते हैं, वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते। कई सारे सवाल ऐसे थे जो पुलिस को खटक रहे थे। पहला सीसीटीवी, दूसरा उनके बेटे का बयान कि पहली बार मुझे वो पिताजी लेने आए थे और मुझे मम्मी घर पर मिली ही नहीं। और तीसरा था और जो पेट के नीचे उनके 2 इंजेक्शन थे, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुलिस ने डॉक्टर रेवंत से पता करी जब वो 21 तारीख को उनसे उनको बयान दे रहे थे। और पुलिस को उसी वक्त ये लग गया था कि कहीं न कहीं डॉक्टर साहब का इसमें कोई हाथ है। और डॉक्टर साहब को भी ये लग गया था कि जितने भी पुलिस ने सवाल पूछे हैं, सारे सवाल जो जानदार हैं, और मैं इनको कल को इन सवालों का जवाब पुलिस को मैं नहीं दे पाऊँगा। और उनको लगता है कि अब वो पकड़े जाएँगे, और वो यही सोचकर पुलिस ट्रैक पर रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेलवे ट्रैक पर जाकर कूद जाते हैं। अब क्योंकि पत्नी की मौत हो चुकी है और जो जिन पर शक था, एक तरीके से शक क्या यकीन था कि डॉक्टर साहब ने ही ये सब किया है, क्योंकि इंजेक्शन कोई डॉक्टर ही इस तरीके के लगा सकता है। और वो जितनी भी सारी बातें मैंने बताई, सीसीटीवी में भी कोई ना आया था ना गया था, और बच्चे की जो तफ्तीश थी, बच्चे का बयान भी उसी की तरफ इशारा कर रहा था। तो अब डॉक्टर साहब भी नहीं रहे। उसके बाद पुलिस हर्षिता के पास जाती है, तो हर्षिता ने जो सुसाइड नोट लिखा था, उसमें लिखा था कि उसके पति उसके साथ मारपीट करता है और वो उसकी मौत का ज़िम्मेदार उसका पति है। अब क्योंकि किसी ने आत्महत्या करी है और उसने नाम भी बताया कि कोई उसके साथ हरासमेंट कर रहा है, तो पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम मुझसे लड़ते थे, मारते थे और तुमने उसको इतना टॉर्चर किया कि आखिर उसने अपनी जान दे दी। तो वो बताता है कि हाँ, मेरा उससे मारपीट का झगड़ा होता था, लेकिन उसमें कारण ये नहीं था। दरअसल मेरी पत्नी हर्षिता का किसी डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था, और जब वो डॉक्टर का नाम बताते हैं तो पुलिस चौंक जाती है। उसके बाद वहाँ की पुलिस अ, इस कदूर इलाके में जहाँ पर कविता का मर्डर हुआ था, वहाँ पर फ़ोन करती है और वो वहाँ पता करती है कि इस नाम के कोई डॉक्टर हैं। अब पुलिस समझ जाती है कि हर्षिता के, क्योंकि वो पुलिस पहले ही हर्षिता के घर जा चुकी थी। अब जो यहाँ की पुलिस थी, तो हर्षिता की पुलिस को पूरी डिटेल देती है और हर्षिता की पुलिस से दोनों आपस में मिलते हैं और इनपुट दोनों एक दूसरे को देते हैं। अब वहाँ पर जो कहानी निकल कर सामने आती है, वो ये थी कि जो हर्षिता ये महिला थी, ये शादीशुदा थी और इसको एक बच्चा भी था। लेकिन इसका कोई रिश्तेदार डॉक्टर साहब के आस-पड़ोस में रहता था और ये अपने रिश्तेदारी में घूमने आती थी, और इसी घूमने में उसका अफ़ेयर डॉक्टर साहब के साथ चलता है। अब डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए कोई बहाना भी नहीं चाहिए, कोई भी बीमारी का बहाना करके कोई भी उनके पास जाता है। इसी बीच हर्षिता उनके पास जाने लगी और दोनों में अफ़ेयर शुरू हो गया। लेकिन इस अफ़ेयर का पता हर्षिता के पति को चल जाता है। अब उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, और जब झगड़ा होता है तो उसका पति डॉक्टर की पत्नी को, कविता को, ये सारी बातें बता देता है। अब एक तरीके से जो डॉक्टर रेवंत है, उनकी पत्नी को भी सारी बात कविता को पता चल चुकी हैं, और उधर जो उनकी प्रेमिका हर्षिता है, उसके पति को भी ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब हर्षिता ये दबाव बनाती है किसी भी तरीके से अब हम दोनों एक हों, और यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर सारा दबाव डाला जाता है, और डॉक्टर को लगता है कि जब तक मेरी पत्नी ज़िंदा है तो मैं और हर्षिता एक नहीं हो सकते, और ये जो झगड़ा है या कलेश है चलता ही रहेगा। तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दूँ। अब क्योंकि वो डॉक्टर थे और इस चीज़ का वो पूरा प्लान बनाते हैं। पहले वो 2 इंजेक्शन अपनी पत्नी को लगाते हैं जिससे ब्लड ज़्यादा ना बहे। उसके बाद उसकी गला काटते हैं, और उसके बाद वो सारा सामान इधर-उधर बखेरते हैं
जो जेवर वगैरह है वो छुपा देते हैं। करीब 4 लाख की वो रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस में कि 4 लाख का जो माल है और कैश है वो यहाँ से गायब हुआ है। और उसके बाद जब पुलिस उनको स्टेशन बुलाती है, पुलिस स्टेशन, और उनसे पूछताछ करती है और ये सारे तथ्य उनके सामने रखे जाते हैं कि आपके घर में ना कोई आया है ना गया है, और आपके बच्चा ये कह रहा है कि आप उसको पहली बार लेने के लिए गए थे। दूसरा, जो इंजेक्शन लगे हैं वो भी कोई डॉक्टर ही लगा सकता है। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब को ये क्लियर हो जाता है कि अब तुम बचोगे नहीं, और वो जाकर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर लेते हैं। अब यहाँ पर हर्षिता को जब ये लास्ट कॉल करते हैं और उसको बता देते हैं कि पुलिस को हमारी सारी बातों का पता चल गया है, और जब मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊँगा तो कल को मुझे सारी बातें उनको बतानी पड़ेंगी, और उसमें फिर तुम्हारा नाम भी आएगा, और मुझे पुलिस के अब सामना करना नहीं है, और ना ही मैं पुलिस का सामना कर सकता हूँ, और ना ही मैं समाज का सामना कर पाऊँगा, और ना ही अपने बच्चों का, इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और वो हर्षिता को लास्ट कॉल करते हैं, और फ़ोन काटते ही पुलिस जो रेलवे के आगे चलती हुई ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे देते हैं। अब हर्षिता को लगता है कि उधर कविता की मौत हो चुकी है, और जो कविता का कातिल है डॉक्टर रेवंत, उसकी भी मौत हो चुकी है। अब पुलिस सारी चैटिंग वगैरह और जो आखिरी कॉल है वो पता करेगी, और हो ना हो अब इन दोनों की हत्या का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगेगा, और मेरी ज़िंदगी सारी जेल के पीछे कटेगी। अब उसको लगता है कि जैसे ही पुलिस घर पे आएगी तो हमारे अफेयर का पता हमारे घर वालों को, जो सास ससुर हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, उनको पता चलेगा, और बहुत बदनामी होगी, और क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि इज्जत बच जाए, भले ही अपनी जान देनी पड़े। और वो आनंद फानन में अपने पति के खिलाफ एक सुसाइड नोट लिखती है, और सारे आरोप अपने पति पर लगाती है, और पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। तो कहानी ये थी कि इसमें हत्या एक होती है लेकिन जान 3 जाती है, और ऐसी कहानी ये पहले आपने सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हत्यारा है उसने जान दे दी है, और जो हत्यारे का सहयोगी है उसने भी जान दे दी है। अब पुलिस किस पर एफआईआर करे, और किसको जेल में ले जाए, और किस पर चार्जशीट दाखिल करे, और किस पर केस चलेगा। तो पूरा केस ऑन द स्पॉट वहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि सभी मर चुके हैं। और कहानी का जो निचोड़ है, जो कहानी की पूरी जुज है, वो यही है कि एक डॉक्टर की अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, एक पत्नी है, उसके पास 2 बच्चे हैं, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, लेकिन एक फालतू के अफेयर के चक्कर में, एक जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी जिस चीज़ की, एक मामूली सी अफेयर में वो पड़ता है, और उसमें उसकी पत्नी की जान जाती है, उसकी खुद की जान जाती है। अब जो उसके 6 महीने की एक मासूम बच्ची है और एक 10 साल का बेटा है, उनका एक पूरा भविष्य एक तरीके से डॉक्टर की एक छोटी सी गलती से पूरा का पूरा घर बर्बाद, और दोनों बच्चे अनाथ, ना माँ रही ना बाप रहा, दोनों ख़त्म ही हो गए। और अब वो दूसरों के हवाले, जो भी प्रॉपर्टी है जैसे भी है। उधर हर्षिता का बच्चा वो भी बिना माँ का हो गया, और 2 घर बर्बाद पूरे तरीके से। तो आदमी को बहकना नहीं चाहिए, और हर तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़रा से चीज़ के लिए, ज़रा से मज़े के लिए एक तरीके से कितनी दर्दनाक मौत हुई है ट्रेन से कटकर। क्योंकि ट्रेन के आगे जब आदमी कूदता है तो ट्रेन का टायर जो उसका पहिया होता है, जो उसका व्हील होता है, वो बॉडी के ऊपर चढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वजन इतना होता है, वो उसके मांस को एक तरीके से पूरा कुचलता रहता है जब तक लाश उसके टायर के आगे, पहिए के आगे रहेगी। लोहे का वो उसका पहिया होता है, और वो चढ़ तो सकता नहीं उसके ऊपर। तो वो सारा मांस एक तरीके से, जिस तरीके से गन्ना जब उसका रस निकालते हैं, उस तरीके से वो बॉडी उसके आगे आगे चलती रहती है, और उसका पूरा मांस उसके, बहुत मतलब दर्दनाक मौत होती है। और जो पटरी है लोहे की होती है, और वो इतनी गर्म होती हैं कि साथ के साथ ही वो मांस एकदम काला पड़ जाता है। अब हमने बहुत सारी ऐसी मौतें देखी हैं कि ट्रेन के आगे जो भी उसके टुकड़े अलग होंगे, सर अलग होगा, हाथ कहीं होगा, एक तरीके से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो एक डॉक्टर को ये सारी चीज़ें करके उसकी इतनी बुरी मौत होती है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। एक खुदकुशी करती है, पत्नी को वो खुद अपने, जो उसके बच्चों को पाल रही थी और उसके घर को चला रही थी, खुद अपने हाथों से मारता है। तो ये थी आज की कहानी, जो सच्ची घटना है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।